असल मैसेज क्या था। असल मैसेज की तरफ आने से पहले उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने ये बताया कि जी हम उनका कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका है। अब तक उनका जो कोर्ट मार्शल हुआ है उसको 21 दिन हो गए और इन 21 दिनों के दौरान उनके बताने के मुताबिक या उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन जो उनके टेलीफोन से और उनके लिंक से मिली हैं, मिलिट्री और सिविलियन लोगों को भी पूछगिछ की गई है। उसमें 4 ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड, 2 कर्नल हैं, 1 मेजर हैं और 2 सूबेदार मेजर। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने तो जो बंदा हम में से गलत था उसको हम एहतसाब के कटारे में ले आए हैं। अब दूसरे अदारों को चाहिए कि वो भी उन लोगों को एहतसाब के कटारे में लेके आएँ जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो ज़ाती मकासद के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो मुल्क के निज़ाम को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा सवाल ये था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा देखें ये बड़ा आपने एक ख्याली सा सवाल कर दिया है, लेकिन जिस किसी ने भी मिलिट्री और मिलिट्री से मुतल्लिक़ अफराद को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो लोग जो मिलिट्री के कवानीन के अंडर आते हैं उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनका एहतसाब होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। वाज़ेह पैगाम है, ये कहे बगैर ये पैगाम है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। जलसे के बारे में क्या बातचीत चल रही है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक, तो ये ज़िली इंतज़ामिया होती है। तो ये जलसे से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझें और वाज़ेह पैगाम है कि इमरान खान साहब आपका मिलिट्री ट्रायल होगा, जलसा करना है तो सोच लें और फैज़ हमीद के साथ आपका एहतसाब होगा और जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होगा। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़बर क्या है? क्या ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? बलूचिस्तान पर थी? दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थी? फैज़ हमीद की एक बात बताने के लिए थी? ये बताता हूँ कि असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या, इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी और पैगाम किसको था और क्या पैगाम था। देखें, DGISPR ने हस्बे साबिक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ दहशतगर्दी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और फ्यूचर की जो उनकी अज़ाइम हैं पाक फ़ौज के दहशतगर्दी से मुल्क को पाक करने के, उस पर उन्होंने पूरी एक ब्रीफिंग दी और फिर जिस तरह होता है सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब सवाल जवाब में बहुत से सवालात हुए और उनका उन्होंने जवाब भी दिया। बलूचिस्तान के सवाल पे उन्होंने को बहुत ज़्यादा तफसील से जवाब दे दिया। बलूचिस्तान को वो किस तरह से पाक फ़ौज देखती है और वो बलूचिस्तान है क्या, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसका रकबा कितना है, उसमें लोग कितने हैं, उसमें वसाइल कितने हैं, उन वसाइल पे कौन लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 80% लोग जो हैं वो वहाँ की जो माइंस हैं वहाँ पे 80% बलोच काम कर रहे हैं, बलोच जो वहाँ के बाशिंदे हैं। और बड़ी अच्छी बात और बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि बलूचिस्तान जो है वो पूरा मुल्क है, वो पाकिस्तान है, इसलिए कि बलोच तो हर जगह मौजूद हैं, हमारे पंजाब में मौजूद हैं, बलोच के नाम से लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, पता नहीं कब से मौजूद हैं, कई नस्लों से मौजूद हैं। कोई बलोच है, कोई रेंद के नाम से है, कोई जरदारी के नाम से है, कोई मतलब मुख्तलिफ नामों से बलोच मौजूद पंजाब में हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा हैं, इवन खैबर पख्तूनख्वा में बलोच हैं, कश्मीर तक बलोच हैं। तो बलोच जो हैं वो तो एक हिस्ट्री है, एक बहुत अहम लोग हैं और बड़े मैं समझता हूँ कि अपने आप को हर सूरत हाल में एडजस्ट करने वाले और आगे बढ़ने वाले लोग हैं जेनेटिकली। लेकिन अब वहाँ के बलोचों के साथ क्या हुआ है वो मैं आपको पिछले कई वीलॉग में ये बता चुका हूँ। DGISPR ने इसकी तरफ को बहुत ज़्यादा तफसील से तो नहीं कहा और शायद वो अभी वो नहीं कहना चाहते। ये भी एक होगा, कोई उनकी मजबूरी होगी कि उन बलोचों को तो इन सरदारों ने, बलोच सरदारों ने अपने तसल्लुत में रखा हुआ, उनको जो इंसानों का दर्जा नहीं मिल सका। मेरे कहने का मतलब
शऊर और आगाही के लिहाज से और सहूलियात के लिहाज से उनको वाक़ईतन वो कोई इंसानों जैसा सलूक उनके साथ नहीं है, तो वो यही नहीं करते। यही सरदार हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो खैर, अब सरदारों पे बात हम तो करते ही रहते हैं। अब पाक आर्मी, पाक फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत इस हवाले से कब सोचेगी और इस सरदारी निज़ाम के तसल्लुत को कब तोड़ा जाएगा। देखें, इस तसल्लुत को तोड़े बगैर जो बलोच है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उसको सेहत नहीं मिल सकती, उसको तालीम नहीं मिल सकती, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिल सकती, उसकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। तो फिर बलूचिस्तान जो है वो इसी तरह रहेगा। ये जो सोच बना रखी है ना, ये सरदार जो हैं ये किले हैं, ये इसमें मतलब इस निज़ाम को पकड़े हुए हैं, इस निज़ाम के कायम रहने में ये बड़ा इनका हाथ है। ये बिल्कुल गलत सोच है। ये गुर्बत के किले हैं, ठुके हुए, बड़ी बड़ी कील, बड़े बड़े ये जो, और ये जहालत के किले हैं, और ये लोगों में महरूमियाँ पैदा करने वाले किले हैं। ये जो सोच है, एक है, मुझे पता है कि ये सोच है कि जी ये निज़ाम को भी तो कुछ लोगों ने चलाना होता है और वो ऊपर लोग होते हैं। ये जो ऊपर होते हैं ना, ये इस्तेहसाली होते हैं। जब ये इस्तेहसाल कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता, फिर आप जितने मर्जी IBOs करते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं कि असल मैसेज क्या था। असल मैसेज की तरफ आने से पहले उन्होंने जो फैज़ हमीद के बारे में बताया, जनरल फैज़ हमीद, अब उसको शायद जनरल कहना चाहिए या नहीं, सज़ा से पहले, सज़ा तो अभी नहीं हुई क्योंकि जनरल रिटायर्ड तो वो थे। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने ये बताया कि जी हम उनका कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका है और वो कानूनी तकाज़े जो हैं उनके तहत चल रहे हैं। जो कानून है फ़ौज का, उसके मुताबिक उनका जो कोर्ट फील्ड मार्शल है वो चल रहा है। अच्छा, अब उसकी तफसील मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो कि उन्होंने नहीं बताई है। वो ये है कि अब तक उनका जो कोर्ट मार्शल हुआ है उसको 21 दिन हो गए हैं, और इन 21 दिनों के दौरान उनके बताने के मुताबिक या उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन जो उनके टेलीफोन से और उनके लिंक्स से मिली हैं, उससे मिलिट्री और सिविलियन लोगों को भी पूछगिछ की गई है, उनसे रिलेटेड जो रहे हैं। उसमें 4 ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड, 2 कर्नल हैं, 1 मेजर हैं और 2 सूबेदार मेजर। तो 21 दिन उनकी अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। एक राइट होता है फैमिली को मिलाने का, तो वो अभी तक वो समझते हैं कि वो तकाज़ा नहीं है क्योंकि अभी वो ज़ेर तफ्तीश हैं। तो फैमिली मेंबर्स ने कोशिश की है, दरख्वास्त की है, उनकी मिसेज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने, तो उनको अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये थी तफसील जो कि DGI SPR ने तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने तो जो बंदा हम में से गलत था उसको हम एहतसाब के कटारे में ले आए हैं। अब दूसरे अदारों को चाहिए कि वो भी उन लोगों को एहतसाब के कटारे में लेके आएँ जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, जो ज़ाती मकासद के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो मुल्क के निज़ाम को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन लोगों को भी वो लाएँ। अब वो इशारा किस तरफ है, मैं अब उसकी तफसील क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि जो नज़र आ रहा है, जो मतलब जो हम महसूस कर सकते हैं पिछले कुछ अरसे की जो डेवलपमेंट्स रही हैं, वो ये है कि वो अदलिया की तरफ सबसे बड़ा इशारा है। और उसमें वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि काले पूंड जो हैं उनको पकड़ा जाए और यूथिया जजेस को पकड़ा जाए और उन जजेस को पकड़ा जाए जिन्होंने बहुत से ऐसे फ़ैसले दिए हैं प्रॉपर्टी और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के लिए, और उनमें उन्होंने अरब रुपया बनाया है, तो उनको पकड़ा जाए। तो भाई ठीक है, पकड़ना चाहिए। तो आप जहाँ बाकी काम कर रहे हैं तो थोड़े बहुत सबूत आपके
किसी और तरीके से इधर से उधर से वो लाएं ना, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं ना। मतलब ये है कि एक बंदे को तो ठीक है, एक जज साहब थे उनके ख़िलाफ़ आपने कर दिया, दूसरे जज साहब उनको देख के रिटायर हो गए, इस्तीफ़ा दे गए, तो बाकियों के ख़िलाफ़ भी लाएं। जो एक कराची के साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो आपके पास है वो लाएं, जो काला पूंडा है उसके ख़िलाफ़ आपके पास है वो लाएं, जो कोई इंडियन एम्बेसीज़ में मुसलसल बतौर जज भी जाते रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्लाट भी उन्होंने CDA का लिया वो लाएं, और असर रसूख से लिया वो लाएं, तो लाएं बिल्कुल। जिस तरह से ये जाली डिग्री वाला केस चल रहा है और बाकी चीज़ें आनी चाहिए सामने। जजेस और एहतसाब का निज़ाम जो है वो तो शक व शुबा से बालातर होना चाहिए, और कोई ऐसा बंदा वहाँ ना हो जो ज़ाती मकासद के लिए काम कर रहा हो। इंसाफ देना है तो इंसाफ देने वाले तो ज़ाती मकासद और अपने ज़ाती एजेंडों को और सियासी एजेंडों को आगे नहीं बढ़ाते, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको बिल्कुल लाया जाए, और उनको भी लाया जाए जिन्होंने गैर ज़रूरी रिलीफ दिए, और उनको भी लाया जाए जिन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर सियासी शख्सियात को सज़ाएँ दी, और एक निज़ाम को, चलते हुए निज़ाम को उसके खिलाफ उसको तलपट किया। वो साकिब निसार हों, वो खोसा हों, वो शेख हों, कोई भी हो, उनको लाया जाए। तो ये उनका मकसद है। तो अब ये किसने लाना है, आपको पता है यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि कोई ले आए, जिस तरह से फ़ौज ने इस दफ़ा करके दिखा दिया है। तो अब ये तो वही तरीका ही है कि आप छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दें। अच्छा जी, असल पैगाम ये है कि सवाल ये हुआ कि क्या इमरान खान को, पहला सवाल ये हुआ इससे पहले कि फैज़ हमीद अगर ज़िम्मेदार हैं तो, और वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे और सियासी जोड़ तोड़ कर रहे थे, कुछ इस तरह का सवाल था, तो फिर उनको DGISI क्यों लगाया गया, और फिर जनरल बाजवा उसके ज़िम्मेदार क्यों नहीं हैं, और फिर जो उस वक्त के DGISI थे जब ये DGC थे तो वो जो नवीद मुख्तार हैं वो ज़िम्मेदार क्यों नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें, जो DGISI होता है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है टू प्राइम मिनिस्टर। सही है, मानने में आती है ये बात, करता है, लिखा ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक सवाल है, फैज़ हमीद का तबादला वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था जिस पे फटा पड़ा था, जनरल बाजवा ने किया था। सीधी बात करें, जनरल बाजवा को बचाना चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा देखें ये बड़ा आपने एक ख्याली सा सवाल कर दिया है और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इसका मतलब ये था कि नहीं है। और दूसरा ये मामला भी सब जुडिस है फैज़ हमीद का, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जिस किसी ने भी मिलिट्री और मिलिट्री से मुतल्लिक़ अफराद को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो लोग जो मिलिट्री के कवानीन के अंडर आते हैं उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनका एहतसाब होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब वाज़ेह पैगाम है, ये कहे बगैर ये पैगाम है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। और फिर एक सवाल इससे रिलेटेड था कि जलसे के बारे में क्या बातचीत चल रही है। आपको पता वहाँ के सवाल को फ्रिवलस नहीं हो सकता, वो अपने से सवाल नहीं कर सकता, दिए होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक़, तो ये ज़िली इंतज़ामिया होती है। तो ये जलसे से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझें, और वाज़ेह पैगाम है कि इमरान खान साहब आपका मिलिट्री ट्रायल होगा, जलसा करना है तो सोच लें, और फैज़ हमीद के साथ आपका एहतसाब होगा और जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर सवाल पूछने की इजाज़त होती, कोई अपने से सवाल पूछ सकता होता तो ये भी पूछ लेता कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह आर्मी का जर्नल कैसे लग सकता है। लेकिन इजाज़त नहीं है ना, जितनी इजाज़त थी उतने पूछे गए। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई सवाल जो है वो फजूल नहीं होता, वहाँ पे उसका जवाब जो भी आए सवाल में भी जवाब होता है। तो ये थी मेरी अब तक की इस पे तजिया।